हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। उठ जाओ, यहाँ आराम करने के लिए नहीं आई हो तुम। फरहान ड्रेसर के सामने से हटकर अब बेड की तरफ आया था और मारिया के ऊपर से कमल खींचा था। मारिया इस अचानक अफ्तार के बाद हड़बड़ा कर उठे थे और दर्द की एक लहर उसे अपने जिस्म में उठते हुए महसूस हुए थे। जाके नहाओ और मामा के साथ काम करवाओ। कमल कारपेट पर फेंकता हुआ उस पर धरा था। उसकी हालत से वो नजर तक न चुरा पाया था। जैसे वो होश था उसको इस हाल में देखकर बढ़ान वे एक बार फिर भी रोने हो गए थे। व्हाट बढ़ान? मर गया बढ़ान? मेरा नाम मत लिया करो अपनी जुबान से। भूल जाओ कहा कि तुम मेरी कोई कजन भी थी। वो रूह मोड़कर चलाया था। बढ़ान, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। नहीं हो तो मेरी बीवी। बहुत जल्द तुम्हारा इंतजाम करता हूँ मैं। परफ्यूम की बोतल ड्रेसर से उठाकर अब वो फ्रेगनेंस करने लगा था। बढ़ान प्लीज। वो उठकर उसके पीछे आई थी। दफा हो जाओ यहाँ से। वह दृष्ट लहजे में चलाया था। वो भागते हुए बाथरूम में बंद हो गए थे। बढ़ान के जाने के बाद वो बेडरूम में वापस आई थी और मोबाइल चबड़ने के अंदाज से उसने ड्रेसिंग की दराज से लिया था। लॉक खोलने के बाद उसने हार्ड कांटेक्ट में से एक कांटेक्ट को डायल किया था। एक बेल, दो बेल, तीन बेल। रिंगिंग जारी थी लेकिन कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा था। कॉल उठाओ मनहूस इंसान, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। वो उससे बोलते हुए दरवाजे को एक दफा फिर से लॉक चेक करके बेड पर आए थे। हेलो। वो जैसे ही बेड पर बैठी थी फोन से आवाज आई थी। हेलो हेलो सलमान। वे एकदम तेज से बोलते कि दूसरी तरफ से कहीं फोन ही ना बंद हो जाए। जी। जहे नसीब, कैसे याद किया? दूसरी तरफ से सलमान मुस्कुराकर बोलता। उसके लहजे की शोही मारिया अच्छी तरह से नोटिस कर चुके थे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी सलमान। तुमने क्या बताया है बढ़ान को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस तक पहुंचने की? वो उस पर चिल्लाए थे। राज से उसका दिल कर रहा था कि सलमान को मार दे। मैंने मैंने कुछ नहीं बताया। कौन बढ़ान? मैंने तो नहीं जानता उसको। दूसरी तरफ से बोला था। वो वही बढ़ान जिसके साबका मंगेतर को बड़ी समाज दुनिया के आगे तुम बेइज्जत करने आए थे इस इरादे से कि वो तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन अफसोस वो तुम्हारी नहीं हो सकी। अब याद आया कौन बढ़ान? वो गुस्से को जब्त करते हुए बोली थी। ओ ओ आई सी। सुमार मुस्कुराहट जब्त किए हुए बोलता। मैं जामिन को बता दूंगी तुम्हारी रहायश इस्लामाबाद में है। वो गुस्से से बोलती। ओ, बोल कर तो दिखा तुम। मेरी एक फोन कॉल बढ़ान को तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी तो सोचो। जब तुम्हारी सारी बातें राज उसे बताऊंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। वो वार्निंग के अंदाज में बोला था। जब बढ़ान इस्लामाबाद में मीटिंग के सिलसिले में गया हुआ था तभी सुलेमान उसके कॉल करता और कॉल पर वो कुछ ऐसा बताता है कि बढ़ान के हवास कायम नहीं रहते, जिसकी वजह से उसका एक छोटा सा ही सही लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है। वजिया इस हॉस्पिटल से ले आती है जहाँ पर उनकी पहली मुलाकात होती है, लेकिन बढ़ान का रवैया वजिया के साथ हादसा बेहतर नहीं होता। दूसरी तरफ जामिन एक बार फिर अपनी जॉब के सिलसिले में कराची चला जाता है, जबकि हयाम इस्लामाबाद में ही रहायश पजीर होती है। इस्लामाबाद में जिस मीटिंग के लिए बढ़ान गया होता है इस कंपनी के मालिक की बेटी वजिया होती है, जबकि उसकी दूसरी मुलाकात तब वजिया से होती है। तब भी उसको कोई खास रिस्पॉन्स नहीं करता। दराम बहुत तेजी से इब्राहिम साहब को सामने से शादी करने पर मनाता है और शादी करने के बाद इस कराची में ले आता है जहाँ पर वो खुश व हरूम जिंदगी गुजार रही है। इस्लामाबाद में ब्रांड मीटिंग अटेंड करने के बाद घर वापस लाहौर आता है जहाँ पर वो माड़े को तलाक देने तक पहुंच जाता है, जबकि हयाम जामिर से रोजाना काज पर जिद करती है कि उसे अपने पास कराची बुला ले। फरहान से लड़ाई होने के बाद सुबह मारिया सलमा को कॉल मिलाती है, उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया है। अब आगे पढ़िए। तुम ऐसा नहीं कर सकते सुलेमान। तुम्हारे लिए मैंने क्या किया है मत बोलो। वो गुस्से में आने के बावजूद कमाल का जब्त किए हुए आस्तिकी से बोलती। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुमने जैसी नजरें फेरी थी ना, मैं वो भी जानता हूँ। अब तुम मुझे कॉल ही ना करो तो बेहतर है। वो आम से लहजे में बोला था। सुलेमान तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ मैं कुछ करूँ। तुम्हारी एक एक बात, एक एक सबूत मेरे पास रिकॉर्ड है। सिर्फ 1 घंटे में तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। सिर्फ 1 घंटे में। तुम्हारा नबी अभी मैं एजेंसी तक पहुंचाती हूँ, फिर देखती हूँ कि तुम कहाँ, कैसे और कब यहाँ से भागोगे। तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो अब बाकायदा धमकियों पर उतर आए थे। मारिया, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? क्या मैं तुमसे डर जाऊंगा? तुम क्या समझती हो किस तरह से तुम मेरा नंबर ट्रेस करोगी? अभी तोड़ दूंगा नेटवर्क। तुम बोल रही हो कि किसे धमकी दे रही हो। अभी तो सिर्फ ब्राह ने तुम्हें जरा सा सुनाया होगा, लेकिन अब मैं वो करूंगा जिसे तुम्हें वो जरा देर में फाड़ करके रा देगा। उसकी धमकी पर तो वो आपे से बाहर हो गया था। अपनी बात कहकर उसने फौरन फोन रखा था। सुनो सुलमान। वो फोन बंद होने पर चलाई थी। उफ अल्लाह, क्या करूं मैं? वो सर हाथों में थाम कर बैठ गए थे। क्या हुआ? रुक क्यों गई? सड़क पर चलती हुई गाड़ी एकदम से रुकी तो हयाम ने परेशान होकर वजिया से पूछा था। इस वक्त वजिया उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रही थी। पता नहीं यार, 2 मिनट रुको, मैं क्या करती हूँ।
وہ سیٹ بیلٹ کھول کر گاڑی سے اتری تھی جبکہ حیام شیشے سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ وجیہہ 2 منٹ بعد اب حیام کی طرف آئی تھی۔ یار حیام، وہ شیشے پر جھکی ہوئی تھی اور گاڑی میں بیٹھی ہوئی حیام کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں کیا ہوا؟ حیام بولتی، ٹائر پنکچر ہو گیا ہے اور میں چینج بھی نہیں کر سکتی۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ او اب کیسے جائیں گے؟ میں تو لیٹ ہو رہی ہوں، کلاس 9 بجے ہے، اب تو ٹائم بھی ہونے والا ہے۔ حیام نے کلیپ پہ باندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈال دی۔ مجھے بھی تو آفس پہنچنا ہے نا، لیکن اب اس گاڑی سے تو نہیں پہنچ سکتے، باہر آؤ، میں کیب دیکھتی ہوں۔ وہ اب روڈ پر نظر دوڑاتی ہوئی بولتی، نہیں تم اندر ہی بیٹھو، ابھی جب دوسری گاڑی آ جائے گی تو باہر آنا، فضول کی دھوپ میں تم چلو گی۔ وہ فیصلہ بدلتی جلدی سے بولتی جبکہ حیام مسکرا کر رہ گئی تھی، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر اس کا خیال رکھتی تھی۔ روڈ کے کراس دور کھڑی ہوئی گاڑی میں بیٹھا وہ یہ منظر بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ کوئی گمان یا شک سا ہوا تھا، لیکن یہ گمان یقین میں جب بدلا جب وجیہہ نے ٹیکسی کے آنے پر حیام کو باہر آنے کو کہا تھا اور خود گاڑی لاک کر کے ٹیکسی میں حیام کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ اسے اپنی نظروں میں ابھی بھی شک سا لگا تھا، وہ اسے اتنی جلدی مل جائے گی یہ تو اس نے بالکل بھی نہ سوچا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو موڈ اس کا مارے کی کال کی وجہ سے خراب ہوا تھا اب وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ ٹیکسی کے پیچھے ہی اس نے اپنی گاڑی دہرائی تھی۔ سیٹ سے پشت ٹکائے جسم کو ڈھیلا چھوڑے ہوئے بیٹھنے کے انداز میں لیٹا ہوا تھا۔ آج آفس میں بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ کیا مجھے سامنے کو بتانا چاہیے؟ اگر بتاؤں بھی تو کس طرح بتاؤں؟ میرے پاس اس کا نہ نمبر ہے، نہ ایڈریس، نہ کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس۔ وہ مستقل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اگر پھر سے حیام کو کچھ ہو گیا تو میری ہی غلطی ہوگی۔ پہلے بھی میں نے بہت کچھ خود کے ساتھ اور اس کے ساتھ غلط کر دیا، لیکن اگر اب بھی کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ برہان ایک دم سوچتے ہوئے سیدھا ہوا بیٹھا تھا اور ٹیبل پر پڑا ہوا لیپ ٹاپ قریب کیا تھا اور اس کو کھولا تھا۔ فیس بک کا سوچ کر اس نے فیس بک آن کی تھی۔ ہو سکتا ہے تمہاری آئی ڈی کے ذریعے تم تک پہنچ جاؤں، اور اگر آئی ڈی نہ ہوئی تو سامیہ خود ہے نا۔ فیس بک کھول کر اسے زامن نام کی مختلف آئی ڈی سرچ کی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا تھا۔ تھک کر پریشان ہو کر اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی تھی۔ ڈیم شٹ، وہ شدید پریشان ہو کر آ گیا تھا۔ یار تو ڈھیلا کیوں پڑا ہے؟ جا دیکھ کام اور کر کرا کے ختم کر، روز کا رونا ختم ہو جائے گا۔ دھارام دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سامنے سکون سے موبائل میں مگن بیٹھا ہوا تھا۔ ہائے، زامن نے ایک نظر موبائل سے ہٹا کر اس کو دیکھا تھا اور مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ تو بیٹھے بیٹھے سیلری کھاتا ہے۔ اپنی شادی کے بعد تو کتنا ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ وہ ٹیبل کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے تو؟ زامن نے ایک آئی برو اونچی کر کے اس کو دیکھا تھا۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا کیس کب سالو کرو گے تم؟ کتنے دن ہو گئے ہیں اس کیس کو لٹکے ہوئے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ تمہارے ذمہ ایک کرمینل کا کیس تھا۔ دھارام بالکل سنجیدہ سے بیٹھا ہوا تھا۔ یار مجھے پتا ہے کب کیا کرنا ہے، اور ویسے بھی جب تک وہ کتا پن کر رہا تھا تب تک کا میں سب سالو کر چکا ہوں، اور اب اگر وہ خاموش رہا ہے تو میں بھی خاموش ہوں۔ باقی جو کام کرتا ہے نا وہ کرتا تھا وہ سب بند کر چکا ہے، اور ساری رپورٹ میں خود دے چکا ہوں۔ اب رہی اس کو چاروں ہاتھ لینے کی تو میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ خود میرے پاس آئے گا۔ جیسا چل رہا ہے نا ویسے چلنے دو، سکون سے ہوں، سکون سے رہنے دو مجھے۔ سامنے موبائل بند کرتا ہوا سر پر رکھ کر کونیا ٹیبل پر ٹکائے بھرپور سنجیدگی سے بولا تھا، اوور کانفیڈنٹ نہ ہو، تجھ سے کوئی بھی غلطی نہ ہو جائے، 2 سے 3 دن اس کیس کو دو اور ختم کرو بس۔ دھارام جھنجھلا گیا تھا۔ واٹ؟ کیا ختم کرو دھارام؟ کیا اس لڑکی نے تمہیں آج تک کچھ بتایا؟ اس کو کتنا کنوینس کر چکے تم اور میں، لیکن مجال ہے کہ اس نے کبھی اپنے باس کے بارے میں ایک لفظ بھی اگلا ہو، اور جو اس نے بتایا تھا نا وہ تو ہم سب جانتے ہیں نا۔ جو کرنا تھا میں کر چکا ہوں، جس دن ہتھے چڑھ گیا نا اس دن گولی سے اڑا دوں گا، پھر بات ختم، کیس ختم، سب ختم۔ ایک دم غصے میں کویا ہوا تھا۔ کول ڈاؤن یار، وہ لڑکی کو میں رہا کر چکا ہوں، اور ویسے بھی اس کی کوئی ایسی غلطی نہ تھی، اسے اکسانے پر ہی وہ ایسے کام کرتے تھے۔ بہرحال کچھ مسئلہ نہ ہو تبھی میں کہہ رہا ہوں۔ واٹ؟ کس سے پوچھ کر تم نے اسے رہا کیا ہے؟ سامن تو ایک دم کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ یار آئی سیڈ کول ڈاؤن۔ دھارام ایک دم اچھلا تھا، اس کے غصے سے کبھی وہ بھی ڈر جاتا تھا۔ واٹ کول ڈاؤن؟ زامن چلایا تھا۔ زامن تم مجھے بتاؤ گے کس طرح وہ خود تمہارے پاس آئے گا؟ دھارام نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ مجھے خود نہیں پتا کہ کس طرح، بٹ میں نے کہا نا کہ جیسا ہے ویسا چلنے دو بس۔ وہ گہرائی میں پہنچو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ زامن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تم غلط کر رہی ہو زامن، مجھے لگتا ہے تم غلطی پر ہو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ دھارام کو نہ جانے کیا ڈر تھا کہ وہ بولا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی زامن سے چھپی نہ رہی تھی۔ یہاں تو وہ مرے گا، یہاں تو میں مروں گا، لیکن دعا کرنا میں نہ مروں، ابھی مجھے اپنے بچے اور بیوی کے لیے جینا ہے بہت سارا۔ وہ دھارام کے گلے لگتا ہوا اس کی کمر کے گرد دونوں بازو باندھے دبی آواز میں بولا تھا۔ یار زامن پلیز، نو مور کتا پن، آئی لو یو۔ اس کے بعد بگاڑتا ہوا مسکرا بھی نہ سکا تھا۔
अंकल आई एम सीरियस, आप समझ क्यों नहीं रहे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। इब्राहिम साहब के सामने सर झुकाए मस्कीन नजर से काफी देर से उनकी मिन्नतें कर रहा था, जबकि इब्राहिम साहब अपनी आंखें माथे पर चढ़ाए हुए सिर्फ उसे तक रहे थे। तुम पर मैं कभी भी यकीन नहीं कर सकता, तुम आदमी नहीं हो, तुम तो बुजदिल हो बहुत, तुम पर मैं किस तरह यकीन कर सकता हूँ। इब्राहिम साहब बरहान को साफ झटक चुके थे। उनकी बात पर वो एक बार फिर से शर्मिंदा हो गया था। उसका पहले से झुका हुआ सर मजीद झुक गया था। बरहान ऑफिस के बाद ड्राइव साम्या के घर पर आ पहुंचा था। साम्या को घर में ना पाकर वो इब्राहिम साहब की कब से उनकी मिन्नतें कर रहा था, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए थे। एक बार मुझ पर यकीन कर लें अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी पुरानी गलती पर बेहद आपसे क्या खुद से भी शर्मिंदा हूँ। हाँ मैं हूँ बुजदिल, लेकिन खुदा के लिए मुझे साम्या से मिलवा दें। अब वो बाकायदा हाथ जोड़कर उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया था। साम्या की शादी हो चुकी है, नहीं है साम्या यहाँ। वो एकदम उसके सामने से उठे थे और गार्डन की तरफ खुलती हुई खिड़की की तरफ खड़े हो गए थे। लेकिन कब? साम्या की शादी इतनी जल्दी? क्या कह रही है अंकल, आप झूठ बोल रहे हैं ना। वो उनके पास आया था, उसे हासी हैरत हुई थी। महीने पहले साम्या की शादी हो गई है, अब वो कराची में रहायश पजीर है। मैं तुमसे झूठ कहूंगा? क्यों कहूंगा? क्या हमारा मजाक है? हमारा ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है कि तुमसे बात भी की जाए। अंकल प्लीज, इंसानियत का भी कोई रिश्ता होता है। आप जानते हैं ना कि मैं डाइवर्ट हो गया था, लेकिन मैं माफी मांग तो रहा हूँ ना। और क्या करूँ, अपनी गलती तो सुधार नहीं सकता, लेकिन माफी तो मांग सकता हूँ ना। मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना बुरा इस गलती के बाद बन गया हूँ। आप ये मुश्किल हल करेंगे तो उसके आगे भी मजीद इम्तिहान है। आप एक बार साथ दें, सब सेट हो जाएगा। प्लीज अंकल, मुझे साम्या का नंबर दे। वो आर्जित हो गया था। तुमने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की सिर्फ इस लड़की के बहकावे में आकर, अपनी कजन की बातों में यकीन करके। तब मर गई थी तुम्हारी इंसानियत। वो रूह मोड़कर उस पर इस कदर शदीद अंदर से चढ़ाए थे कि वो 2 कदम पीछे हुआ था। अंकल, अगर मैं उसको नहीं छोड़ता तो जामिर से कैसे शादी होती। हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। बहरा उसे समझाया था। तुम कितनी अच्छी तरह से अपनी गलती पर पर्दा डाल रहे हो अंकल। आप वो ना चाहते भी परेशान हो गया था। जाओ जाकर मेरा चश्मा उठाकर दो टेबल से वो मोबाइल जेब से निकाल कर उसे बोले थे, और ब्रहा ने सेकंड से पहले उन्हें चश्मा मुहैया किया था, जबकि इब्राहिम साहब ने ऐनक लगाकर मोबाइल की स्क्रीन को टच करते हुए उसे साम्या का नंबर व्हाट्सअप किया था। थैंक्स अंकल, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका। वो उनका हाथ थामकर शुक्रगुजार लहजे में बोला था। अगर तुम अपनी जगह ठीक हो तो ठीक ही रहना, बाकी चाय पीकर जाओ यहाँ से। उसके कंधे पर हाथ रखकर वो वापस सोफे पर बिठा गए थे। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठी हो? यूनिवर्सिटी से आकर वो ऊपर जाने के बजाय सोफे पर बैठ गए थे। तानिया बेगम को काफी देर से उसका ही का इंतजार करती। उसका यूं इस तरह से बैठे देखकर घबरा से गए थे। मामा, मुझे लगता है कि मेरा बीपी लो हो रहा है। सर पर हाथ रखती वो परेशानी से बोलती, जबकि उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें तक नुमाया थी। आंखें थकी हुई थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? उसका हाथ थाम कर वहीं उसके पास बैठ गए थे। लेकिन उसके ठंडे पड़ते हुए हाथों को महसूस करके वो मजीद घबरा सी गई थी। पल भर में उन्होंने अपना हाथ उसके माथे पर लगाया था। माथा भी हाथ की तरह यह ठंडा था। पता नहीं, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, वो अब सर सोफे के पूछ पर डालकर बोली थी और आंखें मूंद गई थी। एकदम उसकी बिगड़ती हुई हालत को देखकर तानिया बेगम परेशान सी हो गई थी। फौरन वो सोफे से उठी थी और काल के डॉक्टर को बुलाया था। मेरी जान, ऊपर चलो बेडरूम में, यहाँ पर बैठना ठीक नहीं है। उसको कानों से थाम कर वो उठा रही थी, जबकि हया बेसुध सी सोफे पर डैस सी गई थी। तानिया बेगम उसको हवास में ना देखकर अच्छी खासी घबरा सी गई थी। हया उठो। उसका पसीने से तर चेहरा थपथपाती वो चीही थी। इतने में उनकी मेड भी उनके सर पर नाजल हो चुके थे। जूस लाओ प्लीज, वो मेड को सामने देखकर बोली थी और खुद मजीद उसे उठाने की कोशिश में लगे थे। बेटा उठो। हयाम, हयाम, क्या हो गया है? उसका हाथ मसलती वो बोलती, मुझे नींद आ रही है, ऊपर चलो फिर सो जाना। वह बामुश्किल से घुसती हुई ऊपर उसके बेडरूम में लेकर गए थे। बेड को पाकर वो होश से बेगाना हो गए थे। क्या हुआ है उसे? उन्हें टेंशन हो गई थी। मैं ठीक हूँ, आज तुमने देर नहीं कर दी दाराम। महाराज से प्यास काटते उसके हाथ दाराम को देकर रुके थे। देर हो गई है, तभी तुम्हारे किचन के काम नहीं मुकम्मल हुए। घड़ी में निगाह डालकर उसको काम करता हुआ देखकर वो गोया हुआ था। काम सारे हो गए हैं, बस लादी रहती है। वैसे एक बताओ, क्या तुम यहाँ मेरे काम करवाने लाए हो? एक तो मैं तुम्हारे घर के सारे काम करती हूँ, इतना चमका कर रखती हूँ, और तुम्हारी लड़कियों की तरह नहरे खत्म नहीं होते। छुरी प्लेट में रखती हुई तक गए थे और कमर पर दोनों हाथ जमाए हुए उसके सामने आ खड़ी हुई थी। लड़ने का मूड है क्या आज? वो उसकी हालत से महसूस होता हुआ बोलता। तुम्हारा दिल तो यही कर रहा है ना कि मेरा रोमांटिक मूड बर्बाद हो जाए और फिर मैं लड़ने लग जाऊं तुमसे। मुंह बसोड़ती हुई मुस्कुराहट जब्त करके वो बोलती है, तुम्हारा मूड और रोमांटिक? या तुम मुझसे लड़ लो, यही काफी है। वो हंसा था।
मैं मजाक कर रही हूँ क्या, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन तुमने तो मेरा मूड स्पॉइल कर दिया है। वापस वो किचन कॉर्नर पर आकर छुरी उठाकर बोलती है, जाने दिल, खैर मैं अपना मूड रोमांटिक बना रहा हूँ, तुम खाना रेडी कर लो। उसके पास आकर उसके कान में सरगोशी करता हुआ प्यार से बोला था, डैश इंसान, ये छुरी से कतल ना हो जाओ तुम। खाना रेडी है, फ्रेश होकर आओ गंदे। उसका मूड अच्छी तरह बर्बाद हो चुका था। अच्छा मैं आता हूँ, गुस्सा तो ना करो। वो दूर हटता हुआ था और किचन से चला गया था। दवाइयों के जेर असर वो दोपहर से सो रही थी। अजान की आवाज से उसकी बंद आंखें जरा सी वाह होती। कोहनी की मदद से उठना चाहता और तमाम तर कोशिशें करने के बावजूद वो उठी थी और बेड क्रोन से टेक लगाकर बैठी थी। अपनी बेबसी पर उसे शिद्दत से रोना आया था। जब उसको जरूरत थी तब भी कोई नहीं था। अभी वो खुद को बहुत ही कमजोर महसूस करती। दोपहर में न जाने उसको क्या हुआ था कि एकदम वो बेहोश हो गई थी, जबकि उस वक्त उसका भूख से बुरा हाल हो रहा था। लेकिन कैसे किसी को बुलाती उसे समझ नहीं आ रहा था। खुद को अकेला सोच कर ही उसकी सुरख आंखों से आंसू बह निकले थे। तुम्हारे बाबा बदल गए हैं बेटा। अपने पेट पर हाथ रखी वो मध्यम लहजे में बोलती। मेरा और आपका नहीं, बिल्कुल भी हया नहीं है। वो उस तरह बात करती जैसे उसके सामने हो। एक दिन दरवाजा खुलने पर वो एकदम चौंकी थी। जल्दी से उसने अपने पेट से हाथ हटाया था। वो मजीद सीधी होकर बैठी थी। हमेशा की तरह वो आज भी डरने वालों में से ही थी। आप उठ गई? तानिया बेगम खाने की ट्रॉली लेकर बेड तक आई थी। जी अभी उठी हूँ, बस नमाज पढ़नी है, वह बेदिली से बोलती। उसे इस वक्त वो भी अच्छी तरह से लड़ने लग रही थी। दोपहर में आप बेहोश हो गई थी। आपको पता भी है कि आप कितना लापरवाह हैं। टाटा कितनी हदायत करके गई हैं। वह बेड पर बैठकर उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोलना शुरू हो गए थे। जवाब में वो चुप ही रहे थे। सुन रही हैं आप? जब वो कुछ न बोलते तो तानिया बेगम दोबारा बोलती, जी जी सुन रही हूँ। उनकी डांट पर वो एकदम गुस्से से बोलते, आइंदा से ख्याल रखा करो। नाउ यू आर मेच्योर्ड, आपको ख्याल करना पड़ेगा अपना भी और बेबी का भी। दोपहर में भी फजूल डांट की वजह से आपका बीपी शुरू कर गया था। ये वे नहीं है हयाम, वो समझा उसे कम रही थी और डांट ज्यादा रहे थे। आंटी ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे नहीं आइडिया। हयाम को उनके इस तरह से डांटे पर गुस्सा आया था। ना चाहते हुए भी उसके आंसू बह निकले थे। चेहरा ज्यादा सोने की वजह से पहले ही सूज रहा था। आप क्यों रो रही हो, जाओ फ्रेश होकर आओ। उसका भीगा हुआ चेहरा देखकर वो तासत से बोलती। उसके कहने पर हयाम बेड की दूसरी साइड से दुपट्टा उठाकर बेड से उतरी थी। शुक्र करते हुए वो वहां से उठी थी और उठकर उसे चक्कर से महसूस हुए थे। लेकिन तानिया बेगम का बदला हुआ रवैया देखकर वह खुद कोशिश करते हुए बाथरूम में पहुंचे थे। उनके बेटे ने और उन्होंने ना जाने क्यों मुझे क्या समझ रखा है। मेरी अपनी कोई मर्जी ही नहीं है। मैं क्यों बनूंगी अपने ही बच्चे की दुश्मन? मुझे क्या पता कब कैसे क्या होता है। बेसन के कॉर्नर बेसन के कॉर्नर पर हाथ टकाए हुए वो गुस्से से सोच रहे थे। 4 मिनट बाद वो बाहर निकली थी। अब वो खुद को फ्रेश सा महसूस करते। बेदिली से वो बैठा गई थी जहां पर तानिया बेगम खाना सेट किए हुए बैठी थी। थैंक्स, तानिया बेगम कहती वो खाना खाना शुरू हो गई थी। भूख भी इतनी शदीद लग रही थी कि वो सब कुछ बुलाए हुए खाने में मगन हो गई थी। जब वो कुछ देर बाद खा चुकी तो तानिया बेगम ने उसे 3 तरह की दवाइयां दी थी जो कि दोपहर में डॉक्टर देकर गए थे। जैसे आज खाना खाया है ना, वैसे ही रोजाना प्रॉपर वे में खाना होगा, पूरी मेडिकेशन के साथ। अब रेस्ट करो और जामिन से भी बात करो, उसे कॉल्स की होगी आपके नंबर पर। उसको मजीद हदायत करती वो खाने के बर्तन समेटने लगे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? कहाँ से आया तुम्हारे पास मेरा नंबर? दाराम से बात करते करते साम्या का फोन बजा था और दाराम को एक्सक्यूज करते हुए उसने कॉल अटेंड की थी। अनजान नंबर देखकर वो बिल्कुल भी परेशान ना हुई थी, लेकिन जानी पहचानी आवाज सुनकर तो वो एकदम भड़क उठी थी कि दाराम भी चौंक गया था। मेरी बात तो सुनो साम्या। बरहान उसके रद्द से वाकिफ था। वो काफी देर से घर जाने के बजाय एक पार्क में आ गया था और अब खुद को प्रिपेयर करके उसने साम्या को कॉल मिलाए थे। क्या बात सुनो तुम्हारी, इंतहाई जहर लगती हो तुम मुझे। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से शुरू हुआ था और दाराम ने पास बैठी साम्या को देखा था जिसके चेहरे के तासरात बिगड़ चुके थे। किसका फोन है सामी? दाराम पूछे बिना न रह सका। बढ़ान। बढ़ान का है? साम्या ने फोन कान से हटाकर सर पर किया था। ओ, दाराम उसकी पहचान से अनजान ना था। क्या कह रहा है बढ़ान? मुझे दो फोन, मैं बात करता हूँ, वह मंदम आवाज से बोलता। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। मैं क्या? तुम भी बात नहीं करोगे इस मनहूस इंसान से? बाहर में जाए वो और उसके इश्यूज। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वो गुस्से से दाराम की बार बार चलाई थी। नो साम्या, दो मुझे फोन, बी कॉल। तुम बेडरूम में जाओ, शाबाश। उसे जबरदस्ती फोन लेकर वो उसको बहलाता हुआ बोला था। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आई बात समझ में? स्पीकर पर करो फोन। हेलो बढ़ान। दाराम अशारतन साम्या को चुप रहने का कहकर फोन कान से लगाकर बोला था। हाय दाराम, मुझे तुमसे अहम बात करनी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे प्लीज?
دیکھو حیام کا میں بہت ہی گناہگار ہوں، پر پلیز تم میری مدد کر دو۔ وہ بنا سلام دعا کے اصل مدعے پر آیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں فون نہ بند کر دے۔ بولو یار، کیا کرنا ہے، میں سن رہا ہوں۔ دارام صوفے سے اٹھ کر بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور سامیہ لپک کر اس کے پیچھے گئی تھی۔ بس میں سامیہ کا فون نمبر چاہتا ہوں جو کہ ایکٹیو ہو۔ کیا تم دو گے پلیز؟ وہ سیدھے اور صاف لہجے میں بولا تھا۔ اچھا؟ دارام نے اچھا کو لمبا کافی کھینچا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا تھا کہ وہ کیوں مانگ رہا ہے۔ اچھا تم لکھو، میں بتا رہا ہوں۔ دارام نے بنا کوئی بھی سوال کیے اسے نمبر لکھوایا تھا۔ شکریہ دارام، تمہارا بڑا شکر گزار ہوں، ٹیک کیئر۔ برہان لمبی چوڑی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنا کام ہوتے ہی مسکرا کر فون بند کرنے کی طرف آیا تھا۔ اے ہیلو، ٹیک کیئر ڈیش سالے، پہلے بتاؤ نمبر کیوں لیا ہے؟ سامنے نے تمہارے بارے میں ایک دو دفعہ اچھے لفظوں میں ذکر کیا تھا، تبھی میں راضی ہو گیا ہوں۔ آپ جو اچھے لفظوں میں ذکر کیا نا، اس کو ذرا ثابت بھی کر دو۔ دارام ایک دم تیز سے بولا تھا کہ کہیں فون نہیں بند نہ ہو جائے۔ صبر کر لو، کچھ میں تمہیں فری ہو کر کال بیک کرتا ہوں۔ مجھے تم اپنا نمبر بھی دے دو جس پر تمہیں بآسانی کال کر سکوں۔ ویسے بھی یہ سامیہ کا نمبر میں نے ابراہیم انکل سے لیا تھا اور سامیہ سے مزید میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ ٹاک ٹو یو لیٹر، گڈ نائٹ۔ تفصیلی بات سمجھا کر برہان کال کاٹ چکا تھا۔ عجیب آدمی ہے، وہ فون کی اسکرین کو گڑ کر رہ گیا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ اور تم کتنے بدتمیز ہو، وہاں سے یہاں کیوں آئے تھے؟ سامیہ اس کے پیچھے کھڑی غصے سے بولتے، تاکہ حسین موسم اس رات کے چاندی میں تمہارے ساتھ انجوائے کر سکوں۔ وہ ہونٹوں پر آیا ہوا تبسم چھپا نہ پایا تھا۔ اس کا فون اسے واپس پکڑا کر اسے محبت بڑے ہوئے لہجے میں بولا تھا،